गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का रियल नंबर्स। धन्यवाद। इसके आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 विल बी। तो हमें इस क्वेश्चन में 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट हम प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं और वेरीफाई करते हैं हमारे आंसर को। 140 कि अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 की टेबल से, अगर इसके फैक्टर्स करेंगे 70, 2 की टेबल से 70 के फैक्टर्स होंगे 35, 5 की टेबल से होंगे 7 टाइम्स और 7 की टेबल से होंगे 1 टाइम। तो देयरफॉर 140 के हमारे फैक्टर होंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 5 मल्टी 7। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, HCF ऑफ 96 एंड 404 विल बी। मतलब हमें 96 और 404 का HCF कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी HCF का क्वेश्चन आए तो हमें 96 और 404 के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसमें से जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसका प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो रिक्वायर्ड HCF होगा। तो हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं 96 और 404 के। सबसे पहले देखो 96 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 की टेबल से 48, 2 की टेबल से 24, 2 की टेबल से 12, 2 की टेबल से 6, 2 की टेबल से 3 और 3 की टेबल से 1। 404 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे 202, 2 की टेबल से 101, 101 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद की टेबल में ही आएगा। तो 101 की टेबल से 1 टाइम। तो देयरफॉर अगर हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे सेपरेटली तो ये बनेगा 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3। और 404 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम तो 2 मल्टी 2 मल्टी 101। अब देखो दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है। 2 एक हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, दूसरा एक और 2 है जो वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो देयरफॉर HCF जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2 मल्टी 2 विच इज़ इक्वल टू 4, विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। ओके हाँ, हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6 और 20 का हमें HCF भी फाइंड करना और LCM भी फाइंड करना। मैंने इससे पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कि HCF कैसे निकालते हैं। किसी भी दो नंबर का HCF निकालने के लिए हमें सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स करना है। HCF तो हम उसी तरीके से निकालेंगे। LCM में हमेशा क्या करते हैं, जिन जिन कंपोजिट नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टर्स करना है उनको साथ में लेकर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं 6 और 20 का। तो HCF निकालने के लिए 6 के फैक्टर्स करेंगे सेपरेटली, उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की टेबल से 3, 3 की टेबल से 1 और 20 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 2 की टेबल से 10, 2 की टेबल से 5 और 5 की टेबल से 1। तो देयरफॉर 6 के फैक्टर हमारे आगे 2 मल्टी 3 और 20 के फैक्टर्स आगे हमारे पास 2 मल्टी 2 मल्टी 5। देखते हैं तो कॉमन फैक्टर जो है हमारा केवल 2 है। तो HCF तो जो हमारा होगा इन दोनों नंबर्स का वो होगा 2। LCM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मतलब 6 और 20 दोनों को साथ में लेना है और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 2 की टेबल ली 3 टाइम्स 10 टाइम्स, फिर 2 की टेबल ली 3 एज इट इज़ लिखेंगे 10 5 टाइम्स। अब 3 की टेबल लो 3 1 टाइम, 5 को एज इट इज़ लिखा और 5 की टेबल ली 1 टाइम। देयरफॉर हमारा जो LCM होगा, हमारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर लो। 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 5 विच मीन्स 60। ये हमारा LCM होगा। हैंस हमारा HCF जो होगा वो हो जाएगा 2
और एलसीएम जो होगा वो हमारा होगा 60। हाँ विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दे रखे हैं 306 एंड 657 और उसका एचसीएफ हमें निकाल के दे रखा है 9 और हमें इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो, जब हमें किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम गिवन हो और कोई एक चीज़ फाइंड करने के लिए पूछे तो हमें रिलेशंस का इस्तेमाल करना है। हमें पता है दो नंबर्स के लिए क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट मैं वो बता देता हूँ। रिलेशन होता है किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। सेम इसी रिलेशन में वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को एज इट इज रहने दो। एचसीएफ हमें गिवन है इन दोनों नंबर्स का 9 और नंबर्स हमें गिवन है 306 इंटू 657। अगले ऑप्शन में 9 मल्टीप्लाई में उसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 की टेबल से कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, मतलब 34 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो देयरफॉर इम्प्लाइज जो हमारा एलसीएम होगा वो आ जाएगा 34 मल्टी 657। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 22,338 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 विल बी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 120 के फैक्टर्स करने हैं और जो भी फैक्टर्स होंगे उनको पावर की फॉर्म में लिखना है और फिर जितनी भी पावर्स हैं उनका सम निकालना है। मतलब कैसे होगा, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 120 का। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, फर्स्ट 2 की टेबल से फैक्टर्स करेंगे 60, 2 की टेबल से 30, 2 की टेबल से 15, 3 की टेबल से फैक्टर्स करेंगे 5 टाइम्स और 5 की टेबल से 1 टाइम। तो देयरफॉर 120 के जो फैक्टर्स हुए वो हो गए 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 5। अगर मैं इन फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 जो प्राइम फैक्टर से हमारा वो 3 टाइम्स आ रहा है तो पावर 3 लगा दी। 3 की पावर 1 क्योंकि एक ही टाइम आ रहा है और 5 भी 1 टाइम। तो देयरफॉर सम ऑफ पावर्स की बात करें तो जो हमारी पावर्स है 3, 1 और 1 इनका सम निकालना है। तो 3 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो करेक्ट होगा। हाँ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है if two positive integers a and b are written as a equal to x cube y square and b is equal to xy cube where x and y are prime numbers then HCF of a comma b मीन्स हमें a और b दोनों का क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है a जो है वो गिवन है a गिवन है x क्यूब y स्क्वायर और b हमें गिवन है एक्स वाई क्यूब और हमें HCF फाइंड करना है ए और बी का। तरीका क्या है, मैंने जो सीखा है उसी तरीके से हम बढ़ेंगे आगे। जब भी HCF निकालना हो तो अलग अलग फैक्टर्स करेंगे। अगर हम ए के फैक्टर्स की बात करें तो ए के फैक्टर्स हम इसके लिख सकते हैं x मल्टी x मल्टी x मल्टी y मल्टी y और b के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं x मल्टी y मल्टी y मल्टी y। अब देखो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन से फैक्टर है, x इसमें है, x इसमें है। y की बात करें y इसमें है, y इसमें है, y इसमें है,
y इसमें है, मतलब कॉमन जो फैक्टर्स है हमारे, कॉमन फैक्टर्स हमारे आगे एक तो x है और y 2 टाइम्स है। अगर इसको मैं वापस पावर की फॉर्म में लिखूंगा, ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, विच इज अवर HCF ऑफ द गिवन नंबर a एंड b। ऑप्शन नंबर B इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये है। यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का तरीका क्या है? एलसीएम का तरीका ये है कि हम दोनों नंबर्स को साथ में लेकर फिर प्राइम फैक्टर्स करेंगे। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है दो नंबर हैं p, एक नंबर गिवन है p AB स्क्वायर और एक नंबर गिवन है q A क्यूब b। इन दोनों का हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम ऑफ a कॉमा b हमें फाइंड करना है। तो दोनों नंबर्स को साथ में लेकर इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तरीका वही, AB स्क्वायर कॉमा A क्यूब b। ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, वो हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले ए की टेबल लेके चलेंगे। ए की टेबल लेंगे, यहाँ से ए कैंसिल होगा, यहाँ से भी एक ए कैंसिल होगा, मतलब यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर बी। फिर हमने ए नंबर लिया प्राइम नंबर्स, यहाँ तो है ही नहीं तो इसको एज इट इज़ लिखा, यहाँ से एक ए कैंसिल होगा तो ए बचेगा ए बी। फिर ए प्राइम नंबर लिया बी स्क्वायर बी। अब हमारे पास ए बचा हुआ नहीं, बी प्राइम नंबर है, बी प्राइम नंबर लेके चलेंगे, यहाँ से एक बी कैंसिल होगा, बी यहाँ पे 1 टाइम, एक बार और बी ले लो, ये 1 ये 1। तो देयरफॉर हमारा जो एलसीएम होगा पी और क्यू नंबर्स का वो हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, मतलब ये बनेगा ए की पावर 3 बी स्क्वायर। ए की पावर 3 बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 65 और 117 का जो HCF है वो किसके इक्वल गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65m minus 117 के, और कैलकुलेट करके हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी। कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें जरूरत है 65 और 117 के HCF की। वापस वही तरीका, HCF करने के लिए हमें दोनों नंबर्स का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं, 65 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 5 की टेबल लेके चलेंगे 13 टाइम, 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 की टेबल लेंगे 1 टाइम। अगला नंबर हमारा 117 है, उसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें 3 की टेबल लेके चलेंगे 39, 3 की टेबल लेके चलेंगे 13 और 13 प्राइम नंबर्स लेके चलेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएगा 1 टाइम। तो देयरफॉर इन दोनों के फैक्टर्स को अगर हम सेपरेटली लिखें, 65 के फैक्टर्स हो गए 5 मल्टी 13 और 117 के फैक्टर्स देखें तो वो हो जाएंगे 3 मल्टी 3 मल्टी 13। दोनों को ध्यान से देखो, केवल कॉमन फैक्टर हमारा 13 है, कॉमन फैक्टर 13 है, देयरफॉर इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो हमारा हो गया 13। ये तो हमने केवल HCF कैलकुलेट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यूँ कहा है कि जो हमारा HCF है वो किसके इक्वल है, उसकी एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है कि 65m minus 117 के इक्वल है, ये क्वेश्चन में कहा है। वैल्यू पुट कर दो, हमारा जो HCF है, HCF कितना 13, माइनस 117 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 13 प्लस 117 विच इज़ इक्वल टू 65 है। आगे इधर मैं कर रहा हूँ, 65m इक्वल हो जाएगा 130 के, 65 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, 65 को डिवाइड करेंगे 130, 65 से 130 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, डेट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर होगा m का, वो m की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है क्या। सिंपल सा फंडा, एक शॉर्ट ट्रिक याद कर देना। अंडर रूट के अंदर कोई भी हमारा प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, वो हमेशा हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये याद रखना। अब यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान से देखो, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स दिख रहा है, यहाँ पे प्राइम नंबर हमें गिवन है, एक ही प्राइम नंबर दिख रहा है और वो है 2। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं √2 जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको, तो क्लियरली हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है। एक तो है √2, √3 और √5, ये तीनों इरेशनल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है। मतलब ये तीनों तो हो गए इरेशनल नंबर। बचा हुआ नंबर है √4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 2 को मैं 2/1, डेट मीन्स इसको a/b की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो आपको याद होना चाहिए इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। एग्जांपल के लिए, जैसे कोई नंबर लिख रहा हूँ मैं 1.010001000001, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डिवाइड चलता जा रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। और रिपीटेशंस भी नहीं है, जैसे यहाँ पे 0 1 रिपीट हो रहा है, अगले केस में 0 0 1 रिपीट हो रहा है, अगले केस में 0 0 0 1 रिपीट हो रहा है। मतलब रिपीटेशंस वाला केस नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। यस, अगला क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैन बी। मतलब रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है। तो हम जानते हैं रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दोनों को समझते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा डी, विच इज करेक्ट आंसर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दोनों को मैं एक बार समझा भी देता हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर हम डिवाइड करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो डिवाइड जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब होगा डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, बट कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो होंगी वो रिपीट होती जाएंगी। एक एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। टर्मिनेटिंग की बात करें, टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हमारा कोई रेशनल नंबर है 1/2, अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो 0.5, ये डिवाइड कंप्लीट हो गया यहाँ पे, मतलब इससे आगे वो डिवाइड नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीट होगा। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक रेशनल नंबर ले लिया 1/3, अगर मैं इसका डेसिमल फॉर्म लिखूंगा तो ये बनेगा 0.3333, ये चलता जाएगा। 3 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है तो उस पर हम बार लगा देंगे। इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार का हो सकता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इस प्रकार का भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है, 5 + √2 इज अ डैश 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 नंबर। मतलब हमें बताना है ये नंबर कौन सा होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इंटीजर होगा या फिर होल नंबर होगा। तो इसके लिए बच्चों एक ट्रिक याद रखना, यह कॉन्सेप्ट है, इसका हमें आइडिया जरूर होना चाहिए। मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, अगर मान लो ए हमारा कोई रेशनल नंबर है,
कोई रेशनल नंबर है। बट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ए कभी भी जीरो नहीं होगा, रेशनल नंबरों पर जीरो नहीं होना चाहिए। बी हमारा कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उस केस में हमारे पास 4 फॉर्म बनती है। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा वो भी हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल। अगर मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस करूंगा तो वो भी हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या बनेगा, इरेशनल। और इन दोनों नंबर्स का अगर मैं रेशो निकालूंगा, डिवाइड करूंगा, तब भी वो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है 5 जो है वो हमारा है रेशनल नंबर, और √2 जो है वो हमारा है इरेशनल नंबर। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या बनेगा भाई, अभी मैंने बताया ए और बी का जो सम होगा वो क्या बनेगा, इरेशनल। तो मतलब ये गिवन नंबर जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 5 माइनस √4 इज अ डैश डैश नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, बोथ ए एंड सी। तो देखो हमने अभी सीखा था लास्ट क्वेश्चन में वही चीज़ है, बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे रूट में जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं गिवन नंबर को सिंप्लीफाई करता हूँ 5 माइनस √4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो √4 की वैल्यू होती है 2, 5 माइनस 2 करेंगे 3, इट कैन बी रिटर्न एज 3/1, मतलब इसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये नंबर हमारा क्या हो गया, रेशनल। ये इरेशनल नहीं है, गलती से इरेशनल करके मत आना कि एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, गिवन नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5√2 इज अ डैश डैश नंबर। ये वही लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जब भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। तो मीन्स 5 हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल। 5 हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल। √2 हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल, इरेशनल। तो देयरफॉर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा बनेगा इरेशनल। ठीक है, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 इज अ डैश डैश नंबर। सेम कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया। मैंने बताया था अगर कोई एक नंबर रेशनल नंबर है जो नॉन जीरो हो और एक बी जो है हमारा ए रेशनल नंबर हो, तो उनका रेशो, उनको अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा क्या बनेगा, ए रेशनल नंबर। मतलब 1 जो है हमारा वो गिवन है रेशनल नंबर, 1 हमारा कौन सा नंबर होता है, रेशनल। √2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल, इरेशनल। तो देयरफॉर इन दोनों का जो रेशो होगा या इन दोनों को डिवाइड करेंगे वो हमेशा कौन सा नंबर बनेगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से ये नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इरेशनल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। ऑप्शंस गिवन है, ध्यान से सुनना, 2 + 3 आयोटा, ऑप्शन बी है 5/2, ऑप्शन सी है √-1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। एक चीज़ आपके लिए नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मतलब 11th क्लास में आप इस साइन को समझोगे, आयोटा को, उसको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर। मतलब ऑप्शन नंबर ई सीधा कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि इसमें आई आ रहा है, मतलब वो इमेजनरी नंबर हो गया, काल्पनिक नंबर हो गया, तो वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी, यही जो ऑप्शन सी में जो वैल्यू गिवन है √-1, इसी को लिखा जाता है आयोटा, इसको हम बोलते हैं आयोटा, इसी को हम बोलते हैं आयोटा, जो कि इमेजनरी नंबर को शो करता है, जो कि इमेजनरी नंबर्स को शो करता है। तो मतलब वो भी ऑप्शन खत्म हो गया,
एक नंबर हमें दिख रहा है 5/2, जो कि क्या है, रेशनल नंबर, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स का मतलब होता है कि रियल नंबर्स इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो भी सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स। यहाँ पे एक रेशनल नंबर हमें गिवन है 5/2, वो हमारा रेशनल नंबर है, मतलब यही हमारा क्या होगा, रियल नंबर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। हाँ यस, अगला क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये हमें पता होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो किसका होता है, इरेशनल नंबर का। यहाँ पे सीधा हमें पता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखो, उसमें पाई नजर आ रहा है। पाई हमेशा कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। पाई कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और हमें पूछा है किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, तो मतलब पाई ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। बाकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस बचे हुए हैं, देखो जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है वो हमारा कौन सा, टर्मिनेटिंग, जो कि रेशनल नंबर्स का होता है। ऑप्शन बी में जो दे रखा है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, वो भी किसका होता है, रेशनल नंबर का। ऑप्शन नंबर डी में जो डेसिमल फॉर्म दे रखी है 0.5, वो भी कौन सा, टर्मिनेटिंग, वो भी किसका होगा, रेशनल नंबर का। मतलब इरेशनल नंबर केवल एक ही है यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, विच इज अवर करेक्ट आंसर, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यस, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। अब यहाँ पे हमें कोई नंबर्स जो गिवन है वो डेसिमल फॉर्म में दे रखे, तो हमें आइडिया जरूर होना चाहिए, पूछा किसका है, इरेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 0.5, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऑप्शन नंबर डी को देखो, उसमें दे रखा है 0.625, वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग। मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है, हमारा डेसिमल एक्सपांशन गिवन है 0.0100010001। मतलब ये ऐसा डेसिमल एक्सपांशन है, या इसका डेसिमल फॉर्म जो होगा उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, इरेशनल नंबर का। हमें पूछा था इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। ये सीधी वही प्रॉपर्टी जो मैंने फर्स्ट आगे जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए हमारा कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, ए हमारा क्या हो, नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल, और बी हमारा इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर। मैंने बताया था इनका जो प्रोडक्ट होगा ए और बी का वो हमेशा क्या चलता है, इरेशनल नंबर। कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, सपोज 3 हमारा रेशनल नंबर है और √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो 3√2 जो होगा वो हमारा क्या नंबर बनेगा, इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, सदैव ऑलवेज इरेशनल नंबर। यस, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए थे खत्म। अब हम पढ़ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स में आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, गिवन नंबर का हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। तो प्राइम फैक्टर्स हमने कैसे करने हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नंबर गिवन है वो है 3825, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। यूनिट प्लेस पर 5 है, मतलब 2 की टेबल तो काम की नहीं, 3 की टेबल से हम इसके फैक्टर्स करेंगे।
3 की टेबल से इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 1275। यूनिट प्लेस पर 5 है, फिर वापस 3 की टेबल ली तो इसके फैक्टर्स करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बनेगा 425। नेक्स्ट 5 की टेबल लेंगे तो ये आएगा अपना 85। फिर 5 की टेबल से फैक्टर्स करेंगे 17 टाइम्स। 17 प्राइम नंबर है तो 17 की टेबल लेके चलेंगे 1 टाइम। तो हमारा गिवन जो नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे हमारे 3 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 17। ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। हमें 26 और 91 का एचसीएफ कैलकुलेट करना है और एलसीएम भी कैलकुलेट करना है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एचसीएफ का भी निकालना हो तो सेपरेटली हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, एलसीएम निकालना हो तो उन नंबर्स को साथ में लेकर फिर उनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। फर्स्ट हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें 26 और 91 दोनों के सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 26 के अगर 2 की टेबल से लेंगे 13 टाइम्स, 13 प्राइम नंबर है, 13 की टेबल से करेंगे फैक्टर्स 1 टाइम। 91 7 की टेबल लेंगे 13 टाइम, 13 की टेबल लेंगे 1 टाइम। दोनों को सेपरेटली लिखो फैक्टर्स। 26 के फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टी 13 और 91 के फैक्टर हो गए हमारे 7 मल्टी 13। ध्यान से देखो कॉमन फैक्टर केवल एक ही है 13। डेट मीन्स हमारा जो एचसीएफ होगा गिवन नंबर्स का वो हो जाएगा 13। इसके अलावा कोई है नहीं तो हमारा एचसीएफ तो हो गया 13। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम दोनों नंबर्स को साथ में लेकर उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 26 91 दोनों को साथ में लेके हमें फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले 2 की टेबल ली 13 टाइम्स। 91 के फैक्टर्स नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड करने पर, तो 91 एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट 7 की टेबल ली, 13 के फैक्टर्स नहीं होंगे, इसको एज इट इज़ लिखा, ये 13 टाइम्स। और लास्ट हम 13 की टेबल लेके चलेंगे 1 टाइम 1 टाइम। तो देयरफॉर हमारा जो एलसीएम होगा, सारे प्राइम फैक्टर्स जो है हमारे उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इन सब का प्रोडक्ट होगा 182 विच इज़ अवर करेक्ट एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो होगा 13 और एलसीएम जो होगा वो हमारा होगा 182। यस, अगला क्वेश्चन, एचसीएफ गिवन है, हमें दो नंबर्स गिवन है 54 एंड 336। उसका एचसीएफ गिवन है 6 और हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था जब भी एक चीज़ गिवन हो और एक चीज़ पूछे किन्हीं भी दो नंबर्स के बारे में तो हमारा रिलेशन जो है उसका इस्तेमाल करना। हमारा रिलेशन क्या होता है, कोई दो नंबर हो ए और बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के एचसीएफ और इन दोनों के एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमारे इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है एचसीएफ की और पूछा किसको, एलसीएम को। तो यहीं से हम क्या करेंगे, एचसीएफ जो है मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो चला जाएगा डिवाइड में। तो हमारा एलसीएम का फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। नंबर्स हमें जो गिवन है पुट करो वैल्यू, ए की वैल्यू है 54 और बी की वैल्यू है 336। एचसीएफ जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वो गिवन है 6 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 9 10। आगे देखो अब हमारा बचा हुआ 9 मल्टी 336। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करो इसको तो ये हो जाएगा 3024। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इन दोनों नंबर का एलसीएम। हाँ यस, अगला क्वेश्चन, प्रूव डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर।
जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना है। मतलब हम उसको पहले रेशनल नंबर एज्यूम करके चलेंगे और बाद में हम उसको गलत बताकर हम प्रूव करेंगे कि हमने जो एजम्पशन किया था वो रॉन्ग है। इस मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। किस प्रकार से होगा देखना ध्यान से। सबसे पहले हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। फर्स्ट हम इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। रेशनल नंबर, अगर √2 रेशनल नंबर है तो उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां वेयर a and b are co-prime and b is not equal to 0। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, b का मल्टीप्लाई √2 से करूँगा तो a की वैल्यू बनेगी √2b। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा a² to b²। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे आप अगर इसको रीड करोगे तो इससे क्या पता चलता है कि b² के आगे 2 है, मतलब b² जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2b² जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको, और 2b² किसके इक्वल है, a² के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से सिंस a² इज डिविजिबल, a² इज डिविजिबल बाई 2। और एक चीज याद रखना, कोई भी नंबर जो हो जिसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, मतलब वो खुद नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन पता कर लिया कि जो हमारा a नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 2 से। अगर a 2 से डिविजिबल है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2c। मतलब a किसका मल्टीपल है, 2 का, तो ही तो वो 2 से डिविजिबल होगा। मैंने इसको यहाँ पे एक वेरिएबल और इस्तेमाल कर लिया c। बोथ साइड स्क्वायर करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा a² 4c²। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन में भी a² की वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन में भी किसकी वैल्यू, a² की। तो राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर लो, ये बनेगा 2b² विच इज इक्वल टू 4c²। 2 की टेबल से कैंसिल कर लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, b² इज इक्वल टू 2c²। b² इज इक्वल टू 2c²। सेम इंफॉर्मेशन जो हमने पहले बताया था, a² इज इक्वल टू 2b², वैसे वैसे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो c² है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2c² किससे डिविजिबल होगा, 2 से। b² भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो हम लिख सकते हैं b² इज डिविजिबल बाय 2। तो देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ध्यान से देखो, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो, a जो है वो 2 से डिविजिबल है, b भी जो है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हुआ। तो हम लिख सकते हैं सिंस a एंड b both are divisible by 2, so therefore implies 2 is a common factor, 2 is a common factor of a and b।
which contradict our assumption, भाई अगर ए और बी दोनों का अगर टू कॉमन फैक्टर है मतलब वो को प्राइम नंबर्स तो हुए नहीं, और जबकि हमने इनको क्या लेके चले को प्राइम नंबर्स, तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो हम लिख सकते हैं therefore implies √2 is not a rational number, not a rational number। अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो √2 बचा कौन सा, तो √2 is an irrational number, hence proof। यही हमें प्रूव करना था कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। यस, अगला क्वेश्चन है प्रूव डेट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो भैया बच्चों ये याद रखना, केवल अगर √5 होता तो हम कैसे प्रूव करते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में √2 को प्रूव किया। √3 अगर सेपरेट होता है तो उसको भी हम उसी मेथड से करेंगे, बट यहाँ पे गिवन कैसे, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में नंबर्स गिवन है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका तरीका अप्लाई वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे, पर थोड़ा सा चेंज है। कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो रेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/b की फॉर्म में, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b are integers and b is not equal to 0। ये चीज ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब हमें सम या प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन गिवन हो, उस केस में ए और बी को हमें इंटीजर्स लेकर चलना है, जबकि केवल √5 को अगर प्रूव करना होता तो ए और बी को हम क्या लेके चलते, को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हम इंटीजर्स लेके चलेंगे। आगे अगले स्टेप में देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ से √5 की वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे, प्लस का 3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा a/b -3। अगले स्टेप में राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b का मल्टीप्लाई 3 से करो, a का तो a लिखा, माइनस का माइनस, b का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये बनेगा 3b। अभी भी हमारे पास √5 की वैल्यू नहीं है, √5 की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में। तो हमारा फाइनल जो √5 की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी a - 3b/2b। ये वैल्यू निकल जाए उसके बाद हमें कुछ लैंग्वेज लिखनी, सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। सिंस a and b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर इम्प्लाइज, हमें पता है ए और बी हमारे क्या है, इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, a - 3b and 2b आर आल्सो इंटीजर्स। क्यों भाई, हम जानते हैं कोई भी दो इंटीजर्स हो उनका प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑलवेज हमेशा क्या बनेगा, इंटीजर्स। तो a - 3b भी हमारा इंटीजर्स होगा, 2b भी हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। और अगर दो इंटीजर्स हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। दो इंटीजर्स का रेशियो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। मतलब अगर a - 3b/2b अगर रेशनल नंबर है तो √5 भी हमारा रेशनल होना चाहिए। तो देयरफॉर इम्प्लाइज √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, but
but we know that root 5 is an irrational number. Irrational, which contradict our assumption. So therefore implies 3 plus 2 root 5 is not a rational number. So therefore implies 3 plus 2 root 5 is an irrational number, hence true. अगला क्वेश्चन है प्रूव डेट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। वही लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, जब भी हमें सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या डिवीजन वाला क्वेश्चन मिलता है तो हम इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा, समझते हैं। वही प्रोसेस से हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे पहले गिवन नंबर्स को रेशनल नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट 5 minus root 3 is a rational number. अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0। अगले केस में वही सीखा है मैंने, रूट 3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? देखो माइनस का रूट 3 अगर मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो और a बाई बी को लेफ्ट हैंड साइड। तो रूट 3 तो राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव बन गया। a बाई बी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 माइनस a बाई बी। अगले स्टेप में एलसीएम ले लो, क्योंकि a बाई बी फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ b मल्टीप्लाई होगा, 5b माइनस का माइनस और a एज इट इज़। तो हमारी रूट 3 की जो वैल्यू बनी वो बनी रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b। अब हम वही सेम लैंग्वेज, सिंस a and b are integers, so therefore implies 5b minus a and b are also integers। तो therefore अब हमें पता है जब भी दो इंटीजर्स हो तो उनका रेशियो हमेशा क्या बनता है? एक रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं 5b माइनस a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। तो therefore implies अगर राइट हैंड साइड में 5b माइनस a हमारा रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड का रूट 3 भी हमारा क्या बनेगा? रेशनल नंबर, क्योंकि इक्वल साइन है बीच में। तो हम लिख सकते हैं रूट 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। But we know that root 3 is an irrational, which contradict our assumption, तो therefore implies हम लिख सकते हैं कि हमारा जो assumption है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो therefore implies 5 माइनस रूट 3
is not a rational number. नॉट अ रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या बनेगा? इरेशनल. 5 minus root 3 is an irrational number. Hence proof. यही हमें प्रूव करना था. ये क्या है? इरेशनल नंबर. टू डेट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर. लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का जो टाइप बन सकता है हमारा. तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने बोला था, जब भी प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस वाला और प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम सेम मेथड से करेंगे, जहाँ पे हम ए और बी को क्या लेके चलेंगे? इंटीजर्स. करते स्टार्ट. कैसे होगा? सबसे पहले एज्यूम करके चलो. लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर. हमने एज्यूम कर लिया ये हमारा रेशनल नंबर है. अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 इक्वल टू ए बाय बी. ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. अगले केस में मैंने क्या बताया? हमें जो भी इरेशनल नंबर होगा उसकी वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे इरेशनल नंबर √2 है. √2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा a/3b. 3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आ गया तो डिवाइड में. ये हमारी इरेशनल नंबर की वैल्यू आ गई. फिर हमें क्या लिखना है? सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, so therefore implies a and 3b are also integers, so therefore implies a by 3b is a rational number. Is a rational number. So therefore implies √2 is also a rational number, but we know that √2 is not a, but we know that √2 is an irrational number. Irrational number which contradict our assumption. Which contradict our assumption. So therefore implies 3√2 is not a rational number. Not a rational number. So therefore implies 3√2 is an irrational number. Hence proof. धन्यवाद. नेक्स्ट चैप्टर कमिंग सून.